हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संदर्भ में और समाजशास्त्र के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। एमपी सेट की ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड कराता हूं आप लोगों को सुबह में 8 AM से। प्रतिदिन आप सभी की ये क्लासेस जो है समाजशास्त्र पर आधारित होती है एमपी सेट क्लासेस। और इस बार जो एमपी सेट का एग्ज़ाम दिसंबर में है तो MSW के स्टूडेंट को यह स्टडी करके जाना है समाजशास्त्र के बारे में। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं तो शाम को हमारी क्लास एक 7 PM चलती है जो यूजीसी नेट पर आधारित होती है। और यूजीसी नेट समाज कार्य पर, यूजीसी नेट समाज कार्य सेकंड ये प्रश्न पत्र है, इसी पर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं शाम को 7 बजे। तो यदि आप यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस परचेज करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस मात्र 2500 रुपये है, जो आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PYQs हैं यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट इसमें दिए गए हैं, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट दिए गए हैं, टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट आप लोगों से करवाए जाते हैं, है ना। और एमपी सेट की क्लासेस की भी फीस 2500 रुपये है। हालांकि इसकी डेट निर्धारित है आप सभी लोगों को कि 15 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। लेकिन यूजीसी नेट देखिए आज 1 नवंबर है और जब भी यूजीसी नेट का फॉर्म आता है तो लगभग 1 माह का ही डेट होता है जिसमें फॉर्म भरने की डेट बताई जाती है, ठीक है। तो आज 1 नवंबर है और अभी तक दिसंबर 2024 के लिए फॉर्म नहीं निकला है और ना ही अभी तो कोई ऐसी नोटिफिकेशन है कि इस तारीख से आप लोगों के फॉर्म निकाले जाएंगे। तो संभावनाएं हैं कि यूजीसी नेट समाज कार्य की क्लासेस, अगर मैं बात करूँ परीक्षाएं, उसकी डेट पोस्टपोन्ड हो सकती है, यानी 2025 में इसका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो डेट आगे बढ़ सकती है दिसंबर 2024 की, जो ऑनलाइन आप सभी का समाज कार्य में यूजीसी नेट की एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। अधिक जानकारी अगर आप यूजीसी नेट समाज कार्य के बारे में चाहते हैं या एमपी सेट के बारे में चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8506031308। आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल के माध्यम से भी आप इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, आप वहाँ पर क्लिक करिए, देखेंगे नीचे पूरी डिटेल मेरी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं नंबर निकाल कर, ठीक है। फिलहाल चलते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं क्वेश्चन पर। पहला सवाल आपके सामने है, देखिए ये यूनिट नंबर 4 का है ना। सामाजिक आंदोलन एक टॉपिक है जो यूनिट नंबर 4 से है। तो प्रश्न जरा देखिए, किसी भी समाज में सामाजिक आंदोलन कब पैदा होता है। देखिए 4 ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन में अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता और आर्थिक लाभ के लिए भी समाज में सामाजिक आंदोलन पैदा की कंडीशंस नहीं बनती है, ठीक है। जब वर्तमान स्थिति में लोग असंतुष्ट होते हैं तो उस कंडीशन में होते हैं। कारण यहाँ था लोग, है ना, व्यक्तिगत हम लोग, तो वो सामाजिक आंदोलन का पार्ट नहीं होता है व्यक्तिगत में, ठीक है। तो इसलिए आपका सी तो होगा ही नहीं, तो विकल्प डी भी एलिमिनेट हो जाता है वहाँ पे। बचता है ए और बी। आर्थिक लाभ के लिए अगर मैं बात करता आप लोगों से, ठीक है, तो समाज में सामाजिक आंदोलन कब पैदा होता है, तो आर्थिक लाभ की वजह से नहीं, हमें बेनिफिट हो रहा तो चलो अब एक्शन करें, है ना। असंतुष्ट होने से ये कह सकते हो, विकल्प आपका पहला सही जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है कि किसने सामाजिक आंदोलन को निरंतर परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, परिवर्तन करने के लिए सामूहिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया। ये कीवर्ड है सामूहिक व्यवहार। कौन वो विद्वान था जो सोशल मूवमेंट था, वो बेसिकली चाहता था कि सतत तरीके से परिवर्तित हो और उस परिवर्तन करने की क्रिया में उन्होंने कहा कि सामूहिक व्यवहार के रूप में ये परिभाषित कर दिया कि ये सामाजिक आंदोलन है, कि जो ग्रुप में व्यवहार आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज आप संचालित कर रहे हो, वो सोशल मूवमेंट है। तो इस परिभाषा को अगर मैं बात करता हूं तो दिया गया है राल्फ टर्नर के द्वारा। सही जवाब होगा विकल्प आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3, किसके अनुसार सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए अधिक या कम मात्रा में चेतन रूप से किए गए प्रयास हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका सही विकल्प होगा
थियोडोरसन का नाम आता है यहाँ पर। विकल्प आपका तीसरा सही होगा। किसने सामाजिक आंदोलन को गत्यात्मक सामूहिक व्यवहार का रूप दिया? देखिए, सामूहिक व्यवहार टर्नर का नाम पता है, लेकिन गत्यात्मक सामूहिक व्यवहार जो है व्यवहार की बात अगर हम करते हैं तो इस प्रश्न का जो विकल्प जाता है वो एंडरसन जाता है। विकल्प सी होगा। हमारी संस्कृति का तुलनात्मक रूप से अस्थायी तत्व निम्न में कौन सा होता है? हमारी संस्कृति का, ठीक है, हमारी संस्कृति और हम अपने समाज की जब महत्व की बात करते हैं वो नृजाति शब्द बनता है, और हमारी संस्कृति का तुलनात्मक रूप से अस्थायी तत्व निम्न में कौन सा शामिल किया गया है? तो विकल्प होगा वहां पे इंस्टीट्यूट यानी संस्था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक संगठन है जिसका लिखित विधान होता है? क्वेश्चन नंबर 6 में, और लिखित विधान आप ध्यान रखिएगा, औपचारिक संगठन में वो समिति होती है। क्या होती है? समिति होती है। विकल्प आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकांश दबाव गुट के समाज में प्रचलित धारणाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7 है। और देखो यहाँ पे मॉडल यानी प्रतिरूप, नॉर्म्स का भी कह सकते हो प्रतिमान को, और मूल्य यानी वैल्यूज, और विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी। ये मैं आपको बता दूं विगत वर्ष में ये सवाल पूछा गया है समाज कार्य में, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सामाजिक आंदोलन का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? जो उसका स्वरूप है सोशल मूवमेंट का, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना वो कौन सा हो सकता है? तो सामाजिक परिवर्तन लाना होता है, ये स्वरूप होता है उसका, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक आंदोलन का जन्म किसके कारण होता है? ये सवाल हमारे सामने है। रीजन आप बता सकते हो कि उद्देश्य की वजह से, परिवर्तन की वजह से, संकट की वजह से, ये रीजन है, ये कारण है जिसकी वजह से सामाजिक मूवमेंट होता है। और यहाँ विकल्प आपका क्या हो जाएगा? फिर डी हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न को बड़े ही ध्यानपूर्वक अगर आप समझेंगे तो आप आसानी से उसके ऑप्शन को चुनाव कर सकते हैं। इस समय यूजीसी नेट समाज कार्य की यूनिट नंबर 5 चल रहा है, और आप सभी लोगों को पता है कि वो क्लासेस जो है एक मेन पॉइंटों के साथ मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, और साथ ही साथ कीवर्ड भी आप लोगों को देता रहता हूँ, है कि नहीं? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, शाम की क्लास चलती है, आज भी शाम की क्लास है, शाम को क्लास 7 PM रखी गई है। अपने समय पर आप सभी लोग क्लास को अवश्य ज्वाइन करिएगा। यदि आप ऑनलाइन क्लासेज यूजीसी नेट की परचेज करना चाहते हैं सोशल वर्क में, तो मैं आपको बता दूं इसकी फीस मात्र 2500 रुपये है, जहां सारी चीज़ें आप लोगों को 2500 में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और एग्ज़ाम आप सबको बता दूं कि पोस्टपोन्ड होने के 99% चांसेस है, ठीक है, यानी एग्ज़ाम आपके 2025 भी जा सकते हैं, क्योंकि नवंबर चल रहा है, 1 माह का समय होता है केवल फॉर्म भरने का, ये बात आप अच्छे से पता है आपको। उसमें भी करेक्शन डेट वगैरह, उसके बाद भी करेक्शन डेट आती है, फिर उसके बाद आप लोगों का एक एग्ज़ाम जो सेंटर होता है उसका आप लोगों को दिया जाता है। तो ये सब करने में भी मैं आपको बता दूं 2+ माह चले जा सकते हैं, ठीक है, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सामूहिक आंदोलन में समाज के किस व्यक्ति को शामिल किया जाता है? यह है क्वेश्चन नंबर 10। आपको बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा, कि किस व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है? सामूहिक आंदोलन में समाज के किस व्यक्ति को शामिल किया जाता है? अच्छा भाई, आप आसानी से कह सकते हो जो असंतुष्ट व्यक्ति होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर पहले का मैंने पहले जवाब बताया था आप लोगों को, वर्तमान में स्थिति में जो लोग असंतुष्ट होते हैं वो बेसिकली समाज में सामाजिक आंदोलन का पार्ट बनता है। तो ठीक उसी प्रकार से वही व्यक्ति होगा जो व्यक्ति असंतुष्ट होगा, वही। अब आप सोचो कि आप उग्र हाइपर हैं तो सोशल मूवमेंट कर लें तो गलत होगा, विद्रोह तो सोशल मूवमेंट में आएगा बिल्कुल नहीं, उदारवादी भी नहीं आएगा, केवल आएगा विकल्प सी। आसान सवाल था। सामाजिक आंदोलन का लक्ष्य और साधन किसके द्वारा निर्धारित होता है? देखिए ये सवाल भी आसान है, आपको बता दें विचार के द्वारा। लक्ष्य और साधन किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? सोशल मूवमेंट में विचार होता है, आइडियाज होते हैं, उसके माध्यम से बेसिकली निर्धारित होता है, ठीक है। किस विद्वान के अनुसार कहा गया सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण सरल नहीं है? ये देखिए बड़ा ही आसान परिभाषा में मैं आपको बता दूं, हार्टन हंट का नाम आता है, और सही विकल्प आपका ये है। वर्गीकरण सरल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। सामाजिक आंदोलन का हार्टन के द्वारा किए गए वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल हैं इसके अकॉर्डिंग? तो मैं आपको बताऊंगा, एक तो काल्पनिक, एक अभिजनित और एक देशांतर। विकल्प आपका जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 यानी 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि सुधार आंदोलन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यह आपके सामने सवाल है, और आप आसानी से जवाब दे सकते हो कि प्रचलित बुराइयों को समाप्त करना, ये बेसिकली इसका मोटो होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15, सुधारवादी आंदोलन की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा आता है? किसमें? सुधारवादी आंदोलन की श्रेणी में। यह है क्वेश्चन नंबर 15। विकल्प जाएगा आपका, देखिए, ब्रह्म समाज भी, रामकृष्ण मिशन भी और आर्य समाज भी। विकल्प आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। ठीक है, आसान सा सवाल था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। हर्बर्ट ब्लूमर ने सामाजिक आंदोलन को कितने भागों में डिवाइड किया है? ये आपके सामने क्वेश्चन है और मैं पढ़ा चुका हूं, आप सबको पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प बी होगा। आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि हर्बर्ट ब्लूमर ने कितने भागों में सोशल मूवमेंट को डिवाइड किया है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर कि रस और डेनिसेफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17, रस एंड डेनिसेफ ने सामाजिक आंदोलन को कितने वर्गों में या कितने भागों में डिवाइड किया है, ये आपको बताना है सोशल मूवमेंट को। यहाँ देखो, मैं आप लोगों से आंदोलन के प्रकार पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, किस पर बात कर रहा हूँ? प्रकार पर। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया गया है रस और डेनी सेफ के द्वारा। ठीक है, याद रखने वाली बात है ये। और मैं आप सभी को बता दूं कि इनका एक था क्रांतिकारी आंदोलन, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। दूसरा था इनका प्रक्रियावादी आंदोलन, तीसरा था इनका सुधारवादी आंदोलन और चौथा इनका था बेसिकली क्रांतिकारी आंदोलन, प्रतिक्रियावादी आंदोलन और सुधारवादी आंदोलन। 3 हो गए। और एक आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं आप सभी लोग, काल्पनिक आंदोलन, काल्पनिक आंदोलन। ठीक है, तो इनके द्वारा डिवाइड किए गए हैं 4, ये बात आपको ध्यान रखना है। काल्पनिक आंदोलन को इनके द्वारा कहा गया है कि आंदोलन भी बोला गया है ना। काल्पनिक को केवल आंदोलन या प्लेन आंदोलन कहिए या काल्पनिक आंदोलन कहिए, बात इनका सिमिलर कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 18 कि विकास संबंधी प्रयासों में बाधक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 है और विकल्प आप कहेंगे मानवीय। क्वेश्चन नंबर 19, किसके अनुसार यदि दबाव गुट शक्तिशाली होंगे तो राजनीतिक दल कमजोर होंगे? जहां राजनीतिक दल शक्तिशाली होगा वहां दबाव दबा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में विकल्प आपका आ जाएगा हरमन फाइना। ये एक विद्वान का नाम है, इनके द्वारा डिफाइन किया गया है यह परिभाषा। पीटर मार्कल ने अपनी एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था मॉडर्न कंपेरेटिव, ठीक है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति की संस्थात्मक सिद्धांतों में कितनी संरचनाओं का उल्लेख किया है? तो मैं आप सबसे कहूंगा 3 संरचनाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए, मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस में, जैसा कि आप सबको पता भी है कि मेरी क्लासेस पेड होती हैं और मैं लाइव क्लासेस में पूरी एक्सप्लेनेशंस देता हूं आप लोगों को, लेकिन ये पब्लिक क्लासेस मैंने बनाया है आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा अपडेट भी कर दूं आप लोगों को कि सोशल मोमेंट्स सवाल किस तरीके से बनेंगे और परीक्षाओं वगैरह के बारे में। ठीक है, तो इसलिए मैं इस क्लासेस को मैं जो बेसिकली पब्लिश करता रहता हूँ हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लापा, लोम्बरा एवं वेनर के 3 प्रकारों को ऐतिहासिक संकटों को राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का प्रमुख माना गया। बताइए वो 3 संकट कौन कौन से शामिल किए गए थे? और आसान सवाल, विकल्प डी होगा, यही 3 है। वैधता का संकट है, सहयोगिता का संकट है और प्रादेशिक वर्ग एकीकरण का संकट है। विकल्प आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, रूस में साम्यवादी दल का जनक किसे कहा जाता है? और इन्होंने कहा कि साम्यवादी दल ऐसा दल है जहां प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। तो विकल्प आसान है, लेनिन का नाम आता है, विकल्प बी है। क्वेश्चन नंबर 23, किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स पार्टीज में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति के संबंध में 2 विचार प्रस्तुत किए थे? विकल्प आपका यहां पर जाएगा डू वर्जर का नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों को 23 के बारे में, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट जवाब होगा। आधुनिक काल में दबाव एवं हित गुट का लोकतंत्र एवं पक्ष पोषक एवं सहयोगी किसे माना जाता है? तो अगेन आप लोग कह सकते हैं बी ऑप्शन, लेबिन का नाम। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राजनीतिक पर दबाव गुट किन विद्वानों के सिद्धांत लागू होते हैं? विकल्प आपके सामने यहाँ पर 25 का होगा डी, यहाँ पर सभी, काहिन का नाम, पार्कराम और टिंकर का नाम, और ऑप्शन जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 26 में राजनीतिक संरचना में संगठित दबाव और हित गुट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इस सवाल का जवाब आप लोगों को मैं बता दूं, एक वयस्क मताधिकार भी शामिल रहेगा, राजनीतिक अधिकार भी शामिल रहेगा और आर्थिक अधिकार भी शामिल रहेगा। विकल्प डी होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27,
किसके अनुसार दबाव गुट वास्तव में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 27। तो नाम आएगा मदन गोपाल गुप्ता का। क्वेश्चन नंबर 28, अमंड एवं पावेल मॉडल के अकॉर्डिंग भारत में क्रियाशील दबाव गुट के आधार पर कितने गुटों में वर्गीकृत किया गया है? तो विकल्प बनेगा आपका सी, यानी ऑप्शन सी कह सकते हो, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए इन सब के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना लाइव क्लासेस वगैरह में, मैं आप सबको पीडीएफ वगैरह भी देता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप सबको याद होंगे। बाकी मैं रिपीट भी करता रहता हूँ कुछ पॉइंट्स को जब भी वो चीज़ें आती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आप कह सकते हो दबाव गुट प्रशासन को किसके अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण कार्य करता है? तो वो जन इच्छा, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि दबाव गुट के स्थान पर हित गुट शब्द का प्रयोग किसने नहीं किया है? तो आप कहेंगे फाइनर ने नहीं किया है। दबाव गुट को गैर सरकारी संरचना, ठीक है, संचार, गैर सरकारी संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन, बात को ध्यान रखना, ठीक है ना भाई, क्या होता है कम्युनिकेशन, सूत्र किसने कहा है? गैर सरकारी दबाव गुट को गैर सरकारी संचार सूत्र किसने कहा है? ये सवाल आपके सामने है और जवाब आप कहेंगे हमें राडी का नाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, दबाव गुट का प्रयोग किए जाने वाले तकनीकी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आप सभी लोग यहाँ पर क्या जवाब देंगे मुझे? क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प बनाएंगे डी, क्योंकि सौदेबाजी भी, लॉबिंग भी और निवेदन भी तीनों शामिल है। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम होता है। कृत्रिम दबाव गुट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 33। तो आप सभी लोग कहेंगे यहाँ पे निवेदन दबाव गुट को ही बेसिकली कृत्रिम दबाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, किसने कहा है कि यदि हम भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना चाहते हैं तो हमें जाति का अध्ययन करना नितांत आवश्यक होगा? और ये बात सही भी है। और विकल्प आप लगाएंगे इरावती कर्वे का नाम। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? क्वेश्चन नंबर 35, लोगों को पता है ज्योतिबा फूले ने किया है। किसने किया है? ज्योतिबा फूले ने किया है। क्वेश्चन नंबर 36, ज्योतिबा फूले ने सामाजिक चेतना उत्पन्न करने के लिए कौन सी पुस्तक लिखी थी? और ये भी आपको पता है, एक तो सार्वजनिक सत्य धर्म, दूसरा गुलामगिरी, विकल्प आपका आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, ब्राह्मण विरोधी राजनीतिक दल निम्नलिखित में से कौन सा है? आप सभी लोग मुझसे बता सकते हो, एक तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, दूसरा अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तीसरा कह सकते हैं महाजन संगम, विकल्प आपका डी होगा। तीनों सही है। ब्राह्मण विरोधी राजनीतिक दल में ये तीनों चीज़ें शामिल की गई हैं। भारत में सामाजिक आंदोलन पुस्तक किसके द्वारा बेसिकली लिखी गई थी? 38 नंबर का सवाल है। बड़े फेमस विद्वान रहे हैं MSA राव का नाम, विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 39, ये परीक्षा में आया भी है कि श्री नारायण धर्म परिचालन योगम नामक आंदोलन किसने चलाया था? क्वेश्चन नंबर 39 में, और आप सबको पता होगा श्री नारायण गुरु स्वामी ने। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाडारो ने अपना सामाजिक स्तर ऊंचा करने के लिए कौन से संगठन की स्थापना किया था? विकल्प आपका बन जाएगा महाजन संघ, ये संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 41, नृजातीय गुट की सामान्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन से है? क्वेश्चन नंबर 41 में आप सभी लोग कह सकते हो कि समान भाषा, क्षेत्र, धर्म, यानी सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में भारत में होने वाले संघर्ष निम्नलिखित में से बिंदु कौन सा शामिल किया गया है इसमें? तो आप सभी लोग कहेंगे नृजातीय संघर्ष भी है, भाषी संघर्ष भी है, धार्मिक संघर्ष भी है, अतः आप लोग कहोगे डी विकल्प सही होगा। नृजातीय संघर्ष किसके प्रयासों का परिणाम होता है? तो आप कह देता, आप सबको बता देता हूँ, ये संगठन का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, नृजातीय संघर्ष का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ये 44 है। आप सभी कहना आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता और वैचारिक मतभेद, अतः विकल्प डी जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 45, सामाजिक आंदोलन के दौरान विचारधारा अवश्य होती है जिसमें शामिल होते हैं क्या? आप सभी लोग कह सकते हो विश्वास, मूल्य, मत और सभी, यहाँ पर विकल्प होगा डी। क्वेश्चन नंबर 46, किसके विचार के अनुसार पूंजीवाद व्यवस्था में व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता की एक विशिष्ट अवधारणा पूंजीवाद विचारधारा के हमेशा से प्रमुख तत्व रहा है? और ये सवाल का सही विकल्प होगा रसेल का नाम। क्वेश्चन नंबर 47, किसके अनुसार समाज की आर्थिक संरचना में परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण बना है? विकल्प होगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 48, मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन हेतु किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है? विकल्प आप कहेंगे वर्ग संघर्ष का।
क्वेश्चन नंबर 49, किसके अनुसार समाजवाद का उद्देश्य एक लोकतांत्रिक केंद्रीय सत्ता द्वारा प्रचलित व्यवस्था की अपेक्षा जन का श्रेष्ठ वितरण कर धन का श्रेष्ठ उत्पादन करता है? तो सही विकल्प होगा बेकर कोकर का नाम। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्र किसी प्रदेश में रहने वाले लोगों का एक गुट है जो सारे इतिहास में अर्जित विचारों और भावनाओं में समान भागीदार रखता है। यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो ई बारकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51, विश्व का प्रसिद्ध विमेन लिब आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब होगा 1970 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने सती प्रथा की समाप्ति, बाल विवाह पर रोक और विधवा पुनर्विवाह पर प्रचलन कराने के पक्ष में जनमत तैयार किया था? और सही जवाब क्या होना चाहिए? तो राजा राम मोहन राय का नाम। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था? आप सबको पता है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का नाम। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस महिला ने नारी सेना गठित की थी? क्वेश्चन नंबर 54 और सही विकल्प होगा रानी लक्ष्मीबाई ने। ठीक है, तो ये सवाल थे जो मैंने आप लोगों को अभी रिलेट कराए हैं सामाजिक आंदोलन से। आगामी परीक्षा एमपी सेट है समाजशास्त्र की और यूजीसी नेट समाज कार्य की आगामी परीक्षाएं हैं। तो उन परीक्षाओं में यहाँ से श्योर है कि आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे यदि आपने वीडियो अच्छे से देखा तो। इसके बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशंस मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा और इसकी जो है और इसके हर एक ऑप्शनों पर व्याख्या के साथ मैं आप लोगों को बताऊं तो आने वाले टाइम में आप लोगों से इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप समाजकारी में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या आप समाजशास्त्र में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यूजीसी नेट समाज कार्य की क्लास शाम को चलेगी 7 PM, जिसकी फीस निर्धारित की गई है 2500 रुपये। ठीक है, याद रखेंगे। और एमपी सेट की क्लास चलती है समाजशास्त्र की मॉर्निंग में सुबह 8 यानी 8 AM। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है।